हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलवीर शर्मा, बायो फैकल्टी एट CVPS इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। आपको पता ही है कि आज फिर हम 20 क्वेश्चन लेकर आपके सामने हैं और आज का टॉपिक हमारा रहेगा इकोसिस्टम। एक आसान टॉपिक है और बड़ी बात यह है कि इसका सिलेबस इस लेसन में आधा पार्ट कट गया है, कुछ ही पार्ट बचा है और उस पार्ट में जो भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि आपका साथ ही साथ इस लेसन रिवीजन भी होता रहे। तो चलिए वन बाय वन हम लगभग 12 के सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये शायद लास्ट टॉपिक है और आफ्टर दिस लेसन वी विल स्टार्ट द 20 क्वेश्चंस फ्रॉम 11 सिलेबस। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं आपको अच्छे क्वेश्चन का एक बुकलेट की फॉर्म मिलती जा रही है और आप इस रिकॉर्डिंग को बाद में देखने के बाद भी अगर कोई डाउट आपका आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीधे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज का टॉपिक हमारा है इकोसिस्टम। और मैं बार बार कहता हूँ इकोलॉजी, भले ही आसान लोग मानते हों, क्वेश्चन इसमें काफ़ी चटपटे बन जाते हैं और वेटेज ज़्यादा है। ऐसा कोई पेपर नहीं होता नीट का इसमें यहाँ से हर लेसन से 2-3 क्वेश्चन ना आते हों और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो चलिए वन बाय वन पहला क्वेश्चन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। इकोसिस्टम मे बी डिफाइंड एज। देखिए पहले तो यही है कि इकोसिस्टम डेफिनेशन क्या है। जो इकोसिस्टम वर्ड है इसको देने वाले हैं A.G. टेंसले। A.G. टेंसले ने वर्ड दिया था और ईयर था 1935। हमें पता चला कि टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय A.G. टेंसले। अब इकोसिस्टम डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए स्पीसीज अलोंग विद एनवायरनमेंट। ए स्पीसीज नहीं है, एनवायरनमेंट तो है लेकिन एक स्पीसीज का रिलेशन नहीं है। प्लांट्स फाउंड इन वाटर ये भी नहीं है, एक्वेटिक प्लांट की बात नहीं कर रहे, हम इको में बात कर रहे हैं। प्लांट्स फाउंड ऑन लैंड ये भी नहीं है। और डी ऑप्शन डेफिनेशन वही है, डेफिनेशन वही बनेगी। और क्या कहता है, इंट्रैक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज अलोंग विद एनवायरनमेंट। किसी एरिया में जो भी प्लांट एनिमल मौजूद हैं उनके जो एनवायरनमेंट साथ इंट्रैक्शन है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन यही है, इंट्रैक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज अलोंग विद एनवायरनमेंट, या इंट्रैक्शन ऑफ total species of an area with its environment called ecosystem। चलिए डेफिनेशन पता चल गया, लेसन का जो नाम है उसकी डेफिनेशन ये है। और अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पिरामिड नॉट स्टडीड इकोलॉजिस्ट। देखिए इकोसिस्टम डिफरेंट डेटा होता है, ये प्रोड्यूसर इतने हैं, कंज्यूमर्स इतने हैं, प्राइमरी इतने हैं, सेकेंडरी इतने हैं, या इतना बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर का है, इतना सेकेंडरी का, इतना टर्शरी का है। फिर एनर्जी की बात आप कर सकते हो। तो जब डिफरेंट डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड पिरामिड। और जो पिरामिड वर्ड दिया है दैट वाज गिवन बाय एल्टन। इन्होंने पिरामिड वर्ड दिया है, E.C. एल्टन फर्स्ट टाइम गिव द पिरामिड्स। इसलिए हम इनको ये बोल सकते हैं एल्टोनियन पिरामिड्स। क्या बोल सकते हैं, एल्टोनियन पिरामिड्स बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम हु यूज्ड टर्म पिरामिड्स। अब कुल मिला के 3 तरह के पिरामिड हम स्टडी करते हैं इन इकोसिस्टम। 3 टाइप्स पिरामिड्स आर कॉमन स्टडीड। पिरामिड ऑफ एनर्जी बिल्कुल सही है, इसमें हम एनर्जी का डेटा यूज करते हैं कि प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी है, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी है, तो ये यूज होता है, बिल्कुल सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास भी होता है, इसका कितना बायोमास है वो भी यूज किया जाता है। पिरामिड नंबर भी होता है। तो 3 तरह के पिरामिड तो इकोसिस्टम हम स्टडी करते हैं। लेकिन पिरामिड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप ये नहीं होता, इसका कोई पिरामिड हम नहीं बनाते। तो यहाँ पर 3 तरह के पिरामिड स्टडी किए जाते हैं और जो 4th डी ऑप्शन दिया गया है पिरामिड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, उसका कोई पिरामिड स्टडी नहीं किया जाता। इससे हमारा आंसर यहाँ पर डी हुआ है, आंसर डी है। चलिए तो अगले 3rd क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और 3rd क्वेश्चन, ए पीकॉक ईट्स स्नेक। एक पीकॉक ने स्नेक को खाया।
ठीक है। पिकॉक किसको खा रहा है? स्नेक को खा रहा है, स्नेक को खा रहा है पिकॉक, इसने स्नेक को खाया, ठीक है। और स्नेक ईट फ्रॉग, स्नेक ने फ्रॉग को खाया, ठीक है। और फ्रॉग ने खाया ग्रास होपर को, ग्रास होपर। तो ग्रास होपर को खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, स्नेक खा लिया पिकॉक ने। तो सबसे बाद में खाने वाला पिकॉक है, और ग्रास होपर खा रहा है प्लांट्स को। तो सीरीज बन गई प्लांट्स, ग्रास होपर फ्रॉग, फ्रॉग स्नेक, स्नेक पिकॉक। अब वो क्या कहता है, पिकॉक जो है उसका ट्रॉफिक लेवल क्या होगा। देखिए प्लांट्स हो गए प्रोड्यूसर्स, ये तो प्रोड्यूसर आएगा। ग्रास होपर गया पीसी, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। फ्रॉग हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक को टर्सरी कंज्यूमर, और पिक हो गया टॉप कंज्यूमर्स। तो उसके बाद कोई नहीं है। जो फूड चेन बनी है यहाँ पर प्लांट से लेकर पिकॉक तक, उसमें पिकॉक टॉप कंज्यूमर है। तो अब इसका आंसर सीधा निकल के आ गया कि इस सीरीज को हम देखें, प्लांट, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, पिकॉक, लास्ट में जो कंज्यूमर है वो पिकॉक है और टॉप कंज्यूमर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, टॉप कंज्यूमर्स। ठीक है। तो पिकॉक को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, टॉप कंज्यूमर्स को। अगर वो प्राइमरी पूछता तो प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पर ग्रासहॉपर होता, वो सेकेंडरी पूछता तो फ्रॉग होता, वो टर्सरी पूछता तो स्नेक होता। डिकम्पोजर का यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और ये एक वीकनेस आएगी कि पिरामिड्स में डिकम्पोजर के लिए कोई प्लेस नहीं है, इसलिए डिकम्पोजर वाला बिल्कुल इनकरेक्ट होता। पर यहाँ पर उसने पिकॉक की बात की है, तो हमारा जवाब टॉप कंज्यूमर्स है। और अब इसके बाद का क्वेश्चन जो आ गया, ट्रॉफिक लेवल्स इन ए फूड चेन आर फॉर्म्ड बाय। देखिए फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। अब वो कौन बनाता है, तो याद रखिए जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स फॉर्म फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये बनाते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो किसी भी क्वेश्चन जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर रिप्रेजेंट टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स रिप्रेजेंट टू सेकंड ट्रॉफिक लेवल, दे फॉर्म सेकंड ट्रॉफिक लेवल, वो बनाएंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल। और उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो बनाते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और जो टर्सरी कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स, दे फॉर्म फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पर क्या आंसर निकल के आ रहा है कि जो इक्वेशन ट्रॉफिक लेवल है वो प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकंड कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर सब मिलकर बनाते हैं, सबका अपना अपना ट्रॉफिक लेवल है। तो प्रोड्यूसर भी ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आएंगे, प्राइमरी सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। ये क्वेश्चन पहले AIPMT में आ चुका है, पूछा गया है कि ट्रॉफिक लेवल कौन बनाता है, तो सब कुछ आएगा, प्रोड्यूसर लेकर जो लास्ट कंज्यूमर है दे और द पार्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल। आंसर डी है। और अब देखते हैं जो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमस। जो ह्यूमस है उसकी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और ह्यूमस आप जानते ही हो, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है फाइनल दैट कन्वर्ट इनटू ह्यूमस। और ह्यूमस फर्टाइल होती है, वो सोयल को एनरिच करती है मिनरल से, इसलिए जहाँ ह्यूमस ज़्यादा होगी और ह्यूमस का यूज़ करके हम अपनी सोयल को फर्टाइल बनाते हैं, फार्मिंग में बड़ा रोल इसका होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लाइट कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस, इसने यहाँ वर्ड लाइट कलर यूज़ किया है, कि डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस है, और कलर्स का ब्राउनिश ब्लैक होता है। जो ह्यूमस है उसका कलर लाइट नहीं होता, वो डार्क ब्राउन कलर की, ब्राउन ब्लैक कलर का एमोर्फस सब्सटेंस होता है। यहाँ पर लाइट होने की वजह से ये गलत हो गया, आंसर तो यहीं पर आ गया।
पर आप, मैंने पहले कहा रिवीजन के लिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ के जान जाना चाहिए कि उनकी और क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। तो लाइट ना होता, डार्क होता, ये ऑप्शन सही होता। हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, ये सही है। एंसर जो कि तो लाइन है, जो ह्यूमस है दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, तो ये सही है। रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यस, क्योंकि माइक्रोब्स जो हैं वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिच है। और बी है इसमें रिलीज्ड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय मिनरलाइजेशन, यस, जो माइक्रोब्स हैं जो उसमें मिनरल्स हैं उसको रिलीज करते हैं, द प्रोसेस कॉल्ड मिनरलाइजेशन। तो इसके अंदर तीनों ऑप्शन सही थे, ये तो होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी नहीं होती वो ऑप्शन ए में दी गई है, उसमें गलती केवल एक वर्ड ने आंसर गलत कर दिया, लाइट ने, ठीक है। अगर डार्क होता तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट, ठीक है। तो एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। और मैं हमेशा कहता हूँ चारों ऑप्शन को सीरियसली पढ़िए, भले ही फर्स्ट ऑप्शन में आंसर आ रहा है फिर भी आपको चार ऑप्शन पढ़ने चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि सी भी आंसर सही है और डी ऑप्शन उसने ए और सी दोनों कर दिए, तो फिर धोखा हो जाएगा और लगेगा हमने गलत कर दिया। चलिए, तो इस आंसर आपको पता चल गया। और अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ एक सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड। देखिए, हर ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी हैं, टर्सरी हैं, या उससे आगे टॉप भी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर हर ट्रॉफिक लेवल का एक डेफिनेट बायोमास होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड नॉट ओनली नीट बट सेवरल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सीधा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर टाइम पर जो एक ट्रॉफिक लेवल का बायोमास होता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, और ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हुआ। और यहाँ पर आपने क्या जान लिया कि ट्रॉफिक लेवल का जो बायोमास होगा एक पर्टिकुलर टाइम पर दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन, हायर प्रोडक्टिविटी इज रिकॉर्डेड इन। देखिए, हर इकोसिस्टम की अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है। अब इकोसिस्टम तो बहुत सारे हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, रिवर है, लेक है, बहुत सारे इकोसिस्टम हैं। तो वो कहता है किस इकोसिस्टम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप देखिए, इसने दिया ग्रासलैंड, ठीक है, अपनी प्रोडक्टिविटी है, मैरीन इकोसिस्टम अपनी प्रोडक्टिविटी है, फॉरेस्ट की अपनी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन जो 4th ऑप्शन दिया हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव द हायर प्रोडक्टिविटी इन ऑल ऑफ द इकोसिस्टम्स। जितने भी इकोसिस्टम हमने डिसाइड किए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इसकी होती है, वो ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट की होती है ऑन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर क्वेश्चन थोड़ा बदल दें, वो कहे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो फिर आंसर बदल जाएगा। अगर मैरीन इकोसिस्टम या एक्वेटिक की हम बात करें तो जो कोरल रीफ इकोसिस्टम है, जो कोरल रीफ इकोसिस्टम है, कोरल रीफ इकोसिस्टम, और तो मैरीन इकोसिस्टम में या एक्वेटिक में इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन जब दोनों साथ दिए हुए हों तो इसके मुकाबले इसकी बहुत ज़्यादा है, तो फिर नंबर 1 तो यही है। लेकिन मैरीन इकोसिस्टम में आंसर बदल जाता है, एक्वेटिक में जवाब बदल जाता है और वहाँ पर हो जाता है कोरल रीफ इकोसिस्टम। तो आंसर तो ये था। एडिशनल कॉन्सेप्ट जान लिया कि पानी वाले में कोरल रीफ इकोसिस्टम ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है। और कोरल्स आपको जान लेना चाहिए, कोरल्स क्या हैं, कौन बनाता है, और कहाँ कहाँ कौन सी कोरल पड़ी है, किसाई कितना है, किस टाइप की हैं। एक एडिशनल क्वेश्चन ये हो सकता है, पर वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। फिलहाल आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा आ गया। और अब फाइंड आउट नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ये बहुत से क्वेश्चन होते हैं, इनमें एक के साथ कई का पता चलता है, कहते हैं ना, एक पंथ दो काज। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन 5 काज, क्योंकि 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको 5 फैक्ट पता चलेंगे, और ये रिवीजन में सबसे अच्छे क्वेश्चन रिवीजन के लिए। अब पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज
इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया, बिल्कुल सही है। किसी एरिया में कौन कौन सी प्लांट स्पीसीज हैं वो डिसाइड करेंगे प्रोडक्टिविटी क्या है। तो पहला बिल्कुल सही है, इसमें कोई इनकरेक्ट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है। लाइट का, टेम्परेचर का, मॉइस्चर का, इन सब का फर्क पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल इकोसिस्टम सेम, गलत हो गया। सभी इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो वेरी करती है। अभी तो हमने पीछे क्वेश्चन देखा है कि हाईएस्ट प्रोडक्ट रिकॉर्डेड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो सब में अलग अलग होती है। यहाँ पर उसने सबको कहा सेम होती है, गलत हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है। फोर्थ है द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 70 बिलियन टन्स, ये सही है। जो हमने एक एस्टिमेट किया है जो पूरा इकोसिस्टम की, पूरे जितने भी इकोसिस्टम हैं या पूरे बायोस्फीयर को मिला के जो प्रोडक्टिविटी है वो हमने 170 बिलियन टन्स हमने मानी है, ठीक है। तो ये सही है। और अब फिफ्थ स्टेटमेंट है प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन आर ओनली 155 बिलियन टन्स, यहाँ पर धोखा हो गया, 155 नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए 55 बिलियन टन्स। जो मैरीन कोस्टल प्रोडक्टिविटी है वो 55 बिलियन टन्स है। तो टोटल तो सही दिए हुए है, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की है। कुल मिला के 170 बिलियन टन है, उसमें से 115 लैंड पर आती है और 55 ओशन में आती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पर 55 देता सही होता, इन्हें 100 एक्स्ट्रा कर दिया, जवाब गलत हो गया। तो उसने कितने इनकरेक्ट आए, इनकरेक्ट है थर्ड और इनकरेक्ट है फिफ्थ है। यहाँ पर 3 करेक्ट हैं और 2 इनकरेक्ट हैं, और वो इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो गया ए। देखो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं। प्रोडक्टिविटी ओशन की 55 होती सही होती, यहाँ 155 गलत हो गया। उसने कहा कि सबकी जितने भी क्वेश्चन सबकी प्रोडक्टिविटी बराबर है, ऐसा नहीं, वो गलत हो गया। यहाँ पर आंसर निकला 2 के आंसर हुआ ए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। इफ प्रोड्यूसर्स हैव 10,000 जूल एनर्जी, जो प्रोड्यूसर्स हैं किसी क्वेश्चन में उनमें 10,000 जूल एनर्जी है, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टर्शरी कंज्यूमर्स विल बी। देखिए यहाँ पर हमें जो लिंडेमैन है इन्होंने इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का रूल दिया 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, दैट वाज गिवन बाय लिंडेमैन। उन्होंने कहा था इकोसिस्टम में एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो हम उसको फॉलो करेंगे। ये तो हो गया प्रोड्यूसर्स, फिर पीसी माने प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर एससी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर टीसी टर्शियरी टॉप कंज्यूमर। उसने कहा है कि प्रोड्यूसर्स में 10,000 है जूल है, ठीक है। अब 10% होगी तो प्राइमरी में हो जाएगा 1000 जूल, सेकेंडरी में 100 जूल, फिर 10% ट्रांसफर हो रहा है, और टॉप में मात्र 10 जूल होगा। तो 10% लॉ के अनुसार ये ट्रांसफर होगा। अब वो टर्सरी में पूछ रहा है, तो टर्सरी में आंसर आपका है 10 जूल। तो यहाँ पर 10 जूल जो है वो दिया हुआ है किसमें, दैट इज गिवन इन डी ऑप्शन। तो यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हुआ, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर गिवन बाय लिंडेमैन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, और कई बार वो और तरह से वैसे घुमा सकता है कि ए भी लिखेगा। उसने कहा कि ए में 100 है, बी में उसने खाली छोड़ दिया, पूछ रहा है, सी में कह रहा है कि यहाँ पर 1 है, तो आप बताओ यहाँ कितना होगा, 10 आ जाएगा, तो 10% है, तभी तो 1% आएगा। तो अगर ये आपको रूल पता है तो फिर ये क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, और ये कहता है लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर। जो पिरामिड हम 3 तरह के पढ़ते हैं, पिरामिड नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी,
उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी जो पिरामिड्स हैं वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और कुछ नहीं देते। वो क्या क्या नहीं देते, हम उनकी बात कर, लिमिटेशन उनकी बात करेंगे। नो क्लियर पोजीशन ऑफ स्पीसीज विच बिलोंग टू 2 और मोर देन 2 ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल सही है, लिमिटेशंस है, क्योंकि जो पिरामिड्स हैं वो स्टेट फूड चेन पर बेस्ड हैं, और स्टेट फूड चेन में तो एक ऑर्गेनिज्म एक ही ट्रॉफी लेवल पे आएगा। अब डॉग है, उसने मीट भी खा लिया और उसने रोटी भी खा ली, भी पी लिया, अब उसे कहाँ रखोगे आप? तो यानी जो ओमनिवोर्स हैं, जो मोर देन 1 ट्रॉफी लेवल्स में एडजस्ट हो जाते हैं, उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है। बेस्ड ऑन सिंपल फूड चेन, जो पिरामिड्स हैं वो सिंपल फूड चेन पर बेस्ड हैं, जबकि एक्चुअल सिंपल फूड चेन, लीनियर फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। जो इकोसिस्टम है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड चेन होती हैं, जिन्हें फूड वेब बोलते हैं, तो उसके बेस पर पिरामिड नहीं बनते। पिरामिड केवल सिंपल फूड चेन बनते हैं, बेस बनाए जाते हैं, तो ये भी लिमिटेशन है, हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। नो प्लेस ऑफ सैप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स हैं, उनकी कोई वहाँ पर पोजीशन नहीं है। डिकम्पोजर्स को इकोसिस्टम के पिरामिड्स में कोई प्लेस नहीं, पोजीशन नहीं है, जबकि दे प्ले वेरी क्रूशियल रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जो डिकम्पोजर्स हैं दे आर काउंट ए लिंक बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, दे मेंटेन मिनरल साइकिल, दे मेंटेन ऑर्गेनिक एंड नॉन लेवल का बैलेंस बनाने का काम करते हैं। तो यानी तीनों जो है लिमिटेशंस हैं, और इसलिए आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज है दैट द आंसर ऑफ, इसका आंसर हो गया ये, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 3 लिमिटेशन है, तीनों यहाँ पर दे दी गई। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिकम्पोजिशन। देखिए, डिकम्पोजिशन वो प्रोसेस है जिसमें जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है दैट कन्वर्ट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म, और ये कन्वर्जन मेनली माइक्रोबियल है, और 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, कंप्लीट 5 स्टेप्स। इसका पहला स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन। डिकम्पोजिशन पहला स्टेप फ्रेगमेंटेशन है, और फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट, ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक बनेगा, यानी बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। और जो इसको करेगा दैट इज कॉल्ड डेट्रीवोर, उसको बोलेंगे डेट्रीवोर। डेट्रीवोर जो है दैट कोज फ्रेगमेंटेशन, और इसका बेस्ट एग्जांपल है अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म एक कॉमन डेट्रीवोर है, और ये अर्थवॉर्म फ्रेगमेंटेशन करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल में कन्वर्ट करता है, और इसलिए ये सोयल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है। और यही वजह है कि अर्थवॉर्म इज फेमस एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। हम फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल प्लोमैन है, जैसे हल चला के खेती को हम मिट्टी को टर्न ऑफ करते हैं, ऐसे ये करता है। साथ ही साथ सोयल को पोरस बनाता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, फर्टाइल तो बनाता है। तो इन सब रीजन से अर्थवॉर्म फ्रेंड्स ऑफ फार्मर है। तो फ्रेगमेंटेशन पहला स्टेप हो गया। अब फ्रेगमेंट के बाद जो कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सीपेज डाउन, पानी के साथ मिट्टी में गहराई में डीप में चले जाते हैं, उसे बोलते हैं लीचिंग। तो पहला तो स्टेप फ्रेगमेंटेशन होता है, बिल्कुल सही। दूसरा लीचिंग होता है, और उसके बाद जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स परफॉर्म कैटाबॉलिज्म, वो एंजाइम रिलीज करेंगे, उन एंजाइम से डाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन होगा, मॉलिक्यूल और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैटाबॉलिज्म के बाद बन जाएगी ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन होगा, और उस ह्यूमस से माइक्रोब्स मिनरल रिलीज कराएंगे, प्रोसेस कहलाएगा मिनरलाइजेशन। तो यानी जो 5 स्टेप हैं उसमें सीक्वेंस को फिक्स है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर हमारा बी है। बाकी में उल्ट पुल्ट कर रखा है, हमने सीधे से किया फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, इनकी आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, इनमें क्या क्या होता है। तो आपको पूरा 5 स्टेप पढ़ने के बाद पूरा डिकम्पोजिशन तैयार हो जाएगा। डिकम्पोजिशन जरूरी है, अगर आप किसी इको सिस्टम से डिकम्पोजर हटा देंगे तो मिनरल साइकिल ब्लॉक हो जाएगा, मिनरल साइकिल ब्लॉक।
ठीक है, वो रिलीज नहीं होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और डिकम्पोजिशन इज अफेक्टेड बाय, आपने जब भी जाना डिकम्पोजिशन जो है वो ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक कन्वर्ट हो जाना है, और ये टोटली बेसिकली माइक्रोबियल एक्शन से होता है, और इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होगा या नहीं भी हो सकता। जो केमिकल कंपोजिशन डेट्राइटिस की है, जो डेड कंटेंट है ऑर्गेनिक मैटर है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो भी अफेक्ट करती है। ठीक है, ये भी अफेक्ट हो गया। क्लाइमेटिक कंडीशंस, अगर टेम्परेचर लो है तो डिकम्पोज देर से होगा। अब जरा देखो, आप घर में सर्दियों में बिना फ्रिज के आपकी सब्जियां, आपका दूध शाम तक ख़राब नहीं हो रहा है, सही रखा हुआ है, और ज़्यादातर घरों में सर्दियों में फ्रिज बंद ही कर देते हैं। कह रहा बेटा, मम्मी कहती बेटा तो ठीक है फ्रिज में चला, बाहर रख दिया ऐसे ही, टेम्परेचर कम है तो ख़राब नहीं होता। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस रोल प्ले करती हैं। और हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, जब गर्मी होती नमी होती है, दैट फेवर टू डिकम्पोजिशन। इसलिए बरसात में जब गर्मी भी होती है नमी भी होती है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। आपने देखा शाम को टमाटर लाए, सुंदर सुंदर लाल लाल, सुबह आधे खराब पिचक पिचक हो गए, उनका डिकम्पोजिशन हो गया है। माइक्रोब्स ने के लिए फेवरेबल कंडीशन थी, मॉइस्चर भी थी और टेम्परेचर भी ज़्यादा था। यहाँ पर आंसर हुआ ये तीनों फैक्टर जो दिए हुए हैं, दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक कुछ तीन चीज़ें पता चल गया। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम दो तरह के, नेचुरल है हम कुछ नहीं करते, इकोसिस्टम इसमें क्या होता है, ये नेचर मेंटेन करती है, इंसान कोई रोल नहीं है, वो सदियों से वो रेगुलेट होता आ रहा है, और हम तो इंटरफेयर तो कर सकते हैं उसमें, लेकिन रेगुलेट हम नहीं करते। आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, रिवर है, ओशन का इकोसिस्टम है, और ये सब नेचुरल हैं। और जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल जिसको मैन मेड बोल सकते हैं, मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक, कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन के थ्रू होती है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रो माने ह्यूमन, एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन द्वारा जनरेट होने वाला। इसमें तीन चार एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका एक्वेरियम है, क्या एग्जाम्पल क्या, एक्वेरियम। और जो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल है, में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, वो हम डिसाइड करते हैं। ये उसका रेगुलेशन बेस्ड ऑन ह्यूमन। एक्वेरियम हो गया, क्रॉप लैंड, या फसलें बोते हो, क्या आपको बोना है, कितना पानी डालना है, कब बोना है, वो सब आप डिसाइड करते हो। और डैम इकोसिस्टम एक्सेट्रा, जो डैम आप बनाते हो वहाँ पर भी इकोसिस्टम डेवलप किए जाते हैं। ये तीन कॉमन एग्जाम्पल हैं इसके, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के, मैन मेड के या आर्टिफिशियल के। देखो इसमें एक्वेरियम है, बिल्कुल से डैम है, क्रॉपलैंड है, यानी आंसर यहाँ पर भी ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों इकोसिस्टम दिए गए हैं, ये मैन मेड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। और निके इज डिफाइंड एज, ये क्वेश्चन एक बार पहले डिस्कस किसी लेसन में हो चुका है, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, पीवाईक्यू में हमने पढ़ा है। जो हमारा पीवाईक्यू पंच सीरीज चल रही है वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्विक फटाफट आपको जवाब मिलते हैं। और जमाना फटाफट ही है, वैसे तो हर चीज़ फटाफट चाहिए, तो उसको भी आप एंटरटेन करें, उसको भी देखें, वहाँ तक जाएँ। देखो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने ही होते हैं, और आपको औरों से एक्स्ट्रा होना है, अलग होना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो यू हैव नीड ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स। और उनमें से एक एक्स्ट्रा एफर्ट, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह एनालाइज करें, थीम को जानें, उसके आसपास जो इन्फॉर्म दी जाए उसको जानें, और पीवाईक्यू पंच को भी हमारे आप देखें। और यूट्यूब चैनल लगातार हमारा ग्रो कर रहा है, और उसका मकसद केवल एक ही है कि आप तक अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और हम हमेशा कहते हैं कि आपका हर सजेशन हम वेलकम करेंगे। कुछ भी आपको लगता है तो आप हमें ज़रूर लिखिए, भेजिए, मेल करिए, और लाइक और शेयर भी करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन निके इज डिफाइंड एज, मैंने पहले कहा कि एक हैबिटेट का जो पार्ट कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के लिए यूज़ करता है,
उसमें अपने जिनके फंक्शन परफॉर्म करता है वो उसका निके होता है। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल लास्ट उसमें एग्जाम्पल दिया था कि पौंड है, वो पौंड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। एक फ्रॉग उस पौंड का कितना पार्ट अपनी लाइफ के लिए यूज़ करता है, उस रहने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, वो उसका निके हो जाता है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हैं। कि कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, परफेक्ट आंसर नहीं है। एन इकोलॉजिकल एडेप्टिव जोन ऑफ स्पीसीज, थोड़ा सा आंसर हो सकता था और वो स्पीसीज की बात कर रहा है, पूरी स्पीसीज बात नहीं कर रही, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होता सही हो जाता। द फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज विद एन इकोसिस्टम या कम्युनिटी, ये बेस्ट है एक कम्युनिटी में किसी ऑर्गेनिज्म का जो अपना रोल है इस फंक्शन परफॉर्म करने का या अपनी पोजीशन हेल्ड करने का, वो उसका निके है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो सी है, फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज विद द कम्युनिटी, वो उसका निके होता है। चलिए, तो निके की बात हो गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2 बार आ गया हमारे इसमें सीरीज में, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन वाज गिवन बाय। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके बेस पर कई क्वेश्चन पीवाईक्यू में मैंने देखे हैं और इसलिए वो क्वेश्चन रखा गया था पीकॉक वाला। तो 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वाज गिवन बाय लिंडेमैन, और इन्होंने कहा था कि हर ट्रांसफर में काफ़ी एनर्जी का लॉस रह जाता है। जो एक ट्रॉफिक लेवल है उससे नेक्स्ट में 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और यही रीज़न है कि जितने ट्रॉफिक, जो हायर ट्रॉफिक लेवल हैं उनमें एनर्जी लेवल घटता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स में होगी और सबसे कम एनर्जी टॉप कंज्यूमर्स में होगी। जो जितना ऊपर जाएगा ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा, हर बार 10% की ट्रांसफ़र होगी, 90% कम होती चली जाएगी। तो लिंडेमैन ने काफ़ी हेल्प की है समझाने में कि किसमें कितनी एनर्जी होगी, इस 10% लॉ के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंडेमैन का प्रिंसिपल 1942 में दिया था। और अब 16 क्वेश्चन है, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉफिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। एक टाइम पर किसी इकोसिस्टम में जो एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल है उसका लिविंग मैटर बायोमास कितना है, वो उस स्टैंडिंग क्रॉप है। देखो कितना क्लोज आंसर दिया, स्टैंडिंग रेट ये नहीं है, स्टैंडिंग क्रॉप है, और जो दिया गया है सी ऑप्शन में, तो द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पे जो होता है वो उसकी स्टैंडिंग क्रॉप होती है। तो अब 17 क्वेश्चन पे आ जाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स में ऑक्यूपाई more than one trophic level at the same ecosystem at the same time। एक टाइम पर एक ही सिस्टम में कौन सा ऑर्गेनिज्म इधर उधर हाथ पैर मार सकता है, इसके साथ भी दोस्ती, इसके साथ भी दोस्ती, यानी मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल में इन्वॉल्व है। अब शिविर में देखिए आप, ट्रॉफिक लेवल की बात, खाने पीने की बात कर रहे हैं, जो मिल जाए कुछ छोड़ेगा ही नहीं। जब भी मिलता है एनिमल प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट सबको ले लेता है, इसलिए कोई पोजीशन हम फिक्स नहीं कर सकते। तो फ्रॉग पोजीशन फिक्स है क्योंकि इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट खाता है। गोट हर्बीवोरस है, केवल घास पे डिपेंड करती है, प्लांट पे, लीव्स पे डिपेंड करती है। लॉयन कार्निवोरस है, दूसरे में डिपेंड करता है। लेकिन डॉग हमारे जैसे हो गया, ह्यूमन जैसे हो गया, ओमनिवोर है, इन सब कुछ खा लेता है, एनिमल और प्लांट दोनों प्रोडक्ट खा लेता है। इसलिए एक टाइम पर एक ट्रॉफिक लेवल में ऑक्यूपाई हो सकता है। अगर आप रोटी, तो रोटी भी खाता है, दूध भी पीता है, और कुछ मिल जाए तो बड़ा खुश हो जाता है, और बोन मिल जाए तो कहता है भाई मज़ा आ गया, 5 स्टार फैसिलिटी है उसके लिए, कह रहा मेरे 5 स्टार खाना आ गया। डॉग बोन को प्रेफर क्यों करता है? इसलिए करता है कि वो भी लॉन्ग बोन्स करेगा। जो बोन मैरो लॉन्ग बोन्स में है, दैट इज द मोस्ट फेवरेट फॉर द डॉग। तो जो हम कुत्ते हड्डी डालने वाली बात करते हैं उसका रीजन बोन मैरो है। वो बोन को क्रश करेगा और लिक और सक द बोन मैरो फ्रॉम द बोन। तो अब 18 क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय अर्थवॉर्म इज ए प्रोसेस कॉल्ड। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो डेट्राइटस है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसको पहले फ्रेगमेंटेशन होगा डिकम्पोजिशन के लिए, फिर
लीचिंग होगा, फिर कैटाबोलिज्म होगा, फिर ह्यूमिफिकेशन होगा, मिनरलाइजेशन होगा। तो पहला स्टेप उसका होता है फ्रेगमेंटेशन, और उसको करने वाला एनिमल यहाँ पर अर्थवॉर्म दिया हुआ है। तो जो अर्थवॉर्म डेट्राइटिस का स्मॉलर पीस में कन्वर्ट कर रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और कर कौन रहा है? अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म कोज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस, और जो फ्रेगमेंटेशन करता है वो डेट्रीवोर होता है। तो डेट्रीवोर का एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है, और इसका जो एक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन है। और अब विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया हुआ है, और डेटा के बेस पर हमें देखना है कि वो किस तरह का पिरामिड है। आपको पता है कि पिरामिड दो तरह के हैं, इन्वर्टेड एंड अपराइट। अगर किसी पिरामिड का बेस ब्रॉड है और अपेक्स नैरो है, डेटा बेस टू टॉप डिक्रीज हो रहा है, वो पिरामिड अपराइट है। और पिरामिड ऑफ नंबर एक्सेप्ट पिरामिड ऑफ ट्री अपराइट होते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्विटी इकोसिस्टम वो इन्वर्टेड हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं, इसने कहा है कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, एससी हैं, सेकेंड कंज्यूमर का इसने बायोमास दिया 120 ग्राम, और जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनका दिया इन्होंने 60, और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उसका दिया इन्होंने 10 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि हम फर्स्ट ट्रॉफी लेवल प्रोड्यूसर्स है, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर है, थर्ड ट्रॉफी लेवल सेकंड कंज्यूमर है, और डेटा जो है वो बेस टू टॉप इंक्रीज हो रहा है। बेस टू टॉप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये पिरामिड इन्वर्टेड है। जब किसी पिरामिड का बेस नैरो हो और अपेक्स ब्रॉड हो जाए, इसे इन्वर्टेड बोलते हैं। और मैंने अभी कहा पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए ट्री एंड पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्विटी इकोसिस्टम रिप्रेजेंट टू इन्वर्टेड पिरामिड। इस डेटा के अकॉर्डिंग ये पिरामिड इन्वर्टेड है, और कहाँ दिया है? और ये दिया, और किसका? बायोमास का है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। एक अच्छा क्वेश्चन था, डेटा देख के उसने पूछा कैसा है। तो अगर आपको नहीं पता कि इन्वर्टेड और अपराइट पिरामिड का डिफरेंस क्या है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो हम कोशिश किया क्वेश्चन समझ में आ जाए। और अब लास्ट क्वेश्चन, ए चिकन हैज जस्ट ईटन ए वॉर्म। चिकन ने खाया वॉर्म को, किसको खाया? वॉर्म को खाया, ठीक है। व्हेन ए मैन सी दिस ही ईट्स द चिकन। जब इंसान देखा कि तो वॉर्म को खा रहा है, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा तो मैं तुझे खाऊंगा, और मैंने खा लिया चिकन को, ठीक है। तो वॉर्म को खाया चिकन ने, चिकन को खाया ह्यूमन ने। अब वो कहता क्या है? विच ट्रॉफिक लेवल डज द मैन बिलोंग। यहाँ पर मैन का ट्रॉफिक लेवल कौन सा होगा? ये तो भैया हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया एससी, और ये हो गया टीसी टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो अब जो ट्रॉफिक लेवल है, और वॉर्म ने खाया होगा, प्लांट को हम नहीं कर रहे, तो वॉर्म प्राइमरी कंज्यूमर है, चिकन सेकेंडरी कंज्यूमर है, और ह्यूमन यहाँ पर टॉप कंज्यूमर, टॉप या टर्सरी कंज्यूमर है। यहाँ पर जो ह्यूमन का ट्रॉफिक लेवल निकल के आया, दैट इज द टर्सरी कंज्यूमर्स। ऐसे वो कई बार कहता है कि इंसान ने दूध पिया, उस दूध में बैक्टीरिया थे, और अब बताइए कौन सा ट्रॉफिक लेवल है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह समझ में आ जाएंगे। आप चेन बनाओ, और चेन को फिर एक सीरीज में अरेंज करो, और चेन के बाद देखो कौन किस लेवल पे आ रहा है। तो देखिए, ऐसे ही करते करते हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और ऐसे करते करते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। पड़ेगा बिना किए कुछ नहीं होने का। सोचने से काम चल जाता, तो हर आदमी सब कुछ उसके पास होता है। जो सोचते हैं करते हैं दे गॉट सक्सेस, और जो सोचते रहते हैं वो हमेशा खुद भी परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। और वो परेशानी अपने और अपनों को होती है, कुछ पड़ोसियों को भी होती है, ठीक है। तो अपनों खुश रखने के लिए अपना काम ईमानदारी से करिए। इन क्वेश्चंस को एक बार फिर आप देख सकते हैं, अभी यूट्यूब चैनल पे आप हम जाएंगे, दोबारा देख सकते हैं, आपके पास हमेशा रहेगा रिकॉर्ड ये। और अगर आपको हमारा स्टूडेंट मैटर चाहिए तो आप इसे सेंड करके
सारा डेटा आप ले सकते हैं और सजेशन भेज सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे हमारा थोड़ा सा एक हौसला हिम्मत दोनों बढ़ती हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो आज तक फॉर टुडे एंड वेट फॉर नेक्स्ट क्लास।